Conciliation, Section 61 to Section 81 of Arbitration and Conciliation Act 1996। कंसिलिएशन के बारे में सीखने से पहले हमको निगोसिएशन और मीडिएशन ये दो टर्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रीफली निगोसिएशन में हर पार्टी जिसके बीच में डिस्प्यूट है वो अपने लिए एक एक निगोशिएटर अपॉइंट करती है, और जो निगोशिएटर होता है वो उस पार्टी के बिहाफ पे निगोशिएट करता है। और निगोशिएट का पर्पज़ क्या होगा कि वो अपने क्लाइंट के लिए मैक्सिमम बेनिफिट लेने का ट्राई करे। ऑन द अदर हैंड मीडिएशन, निगोसिएशन में हर एक पार्टी अपने लिए एक एक निगोशिएटर अपॉइंट करती है, वेरेज मीडिएशन में दोनों पार्टी जो डिस्प्यूट में है वो मिलकर एक इम्पार्शल थर्ड पर्सन अपॉइंट करती है, उसको मीडिएटर बोलते हैं। तो मीडिएटर का काम क्या है? मीडिएटर का काम सोल्यूशन ढूंढना नहीं है, डिस्प्यूट को सॉल्व करना नहीं है। मीडिएटर का काम है कि वो पार्टीज़ को डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए असिस्ट करता है, मतलब डिस्प्यूट पार्टीज़ ही सॉल्व करती है, मीडिएटर उनको असिस्ट करता है। मीडिएटर जो उन्होंने प्रपोजल्स दिए हैं उसके स्ट्रेंथ या वीकनेसेस डिस्कस करता है, और अगर मान लो वो डिस्प्यूट किसी और राह पर चला गया तो वो उसको फिर से ट्रैक पर लाने का काम करता है। सो मीडिएटर कोई एडवाइस या सोल्यूशन नहीं देता, पार्टीज खुद ही अपना सोल्यूशन ढूंढती है। इन कंसिलिएशन ऑल्सो देर इज़ वन कंसिलिएटर विच इज़ अपॉइंटेड बाय द पार्टीज म्यूचुअली। ये जो कंसिलिएशन प्रोसेस है ये वॉलंटरी प्रोसेस है। सो ये प्रोसेस है कि ताकि आप अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सको विदाउट गोइंग इन लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन और इन जुडिशियरी। एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। इसके अंदर जो कंसिलिएटर है वो अपनी मेकैनिज़्म डिवाइस कर सकता है टू कम टू द सेटलमेंट, और वो पार्टीज़ को एडवाइस भी कर सकता है, वो पार्टीज़ को सेटलमेंट के लिए प्रपोजल्स भी दे सकता है। मीडिएटर को सॉल्यूशन देने का राइट नहीं होता, वो जस्ट पार्टीज़ को असिस्ट करता है, वेयर एज कंसिलिएटर जो है वो पार्टीज़ को सॉल्यूशंस भी सजेस्ट कर सकता है। नाउ लेट अस लर्न द एक्चुअल प्रोविजंस ऑफ कंसिलिएशन विच आर गिवन in section 61 to section 81 of Arbitration and Conciliation Act 1996. So section 61 subsection 1 बोलता है it will apply to disputes arising out of legal relationship whether contractual or not। मतलब जो legal relationship से dispute arise होते हैं whether तो disputes are contractual और not contractual। और सबसेक्शन 2 बोलता है अब जहाँ बाय लॉ ही डिस्प्यूट कंसिलिएशन को नहीं जाएगा वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू सेक्शन 62 विच सेज कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। तो इस सेक्शन में हमको कंसिलिएशन की जो प्रोसेस है वो दी गई है। तो सबसे पहला स्टेप कंसिलिएशन स्टार्ट करने का क्या होगा कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कंसिलिएशन के लिए रिटर्न इन्विटेशन देगी, और उस रिटर्न इन्विटेशन में वो ब्रीफली आइडेंटिफाई करेगी कि डिस्प्यूट क्या है। नाउ स्टेप 2 इज़ एक्सेप्टेंस। तो जिस पार्टी को इन्विटेशन दिया गया है वो पार्टी उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगी अगर उसको कंसिलिएशन में आगे बढ़ना है तो। सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर वो पार्टी रिजेक्ट करती है तो कंसिलिएशन आगे नहीं बढ़ेगा। फोर्थ सबसेक्शन बोलता है जिस पार्टी ने कंसिलिएशन का इन्विटेशन दिया है उसको 30 दिन के अंदर दूसरी पार्टी से रिप्लाई नहीं आता है, देन ही में इलेक्ट टू ट्रीट इट एज अ रिजेक्शन, मतलब वो उसको रिजेक्शन बोलकर अज्यूम कर सकता है। सेक्शन 63 जो है वो नंबर ऑफ कंसिलेटर के बारे में बात करता है। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है जनरली एक कंसिलेटर होगा अनलेस पार्टी जो है या फिर 2 या उससे ज़्यादा कंसिलेटर के लिए एग्री करती है। सबसेक्शन 2 बोलता है 63 का कि जब मोर देन 1 कंसिलेटर अपॉइंट हुए हैं तो वो सारे कंसिलेटर ने एज अ जनरल रूल जॉइंटली एक्ट करना चाहिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सेक्शन 64। इट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलेटर। सबसेक्शन 1 बोलता है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। सो लेट अस सी व्हाट इज सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बोलता है कि पार्टीज में टेक असिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस और पर्सन्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलेटर। और वो असिस्टेंट किस तरह से होगा कि वो इंस्टीट्यूशन या पर्सन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप मुझे किसी सूटेबल कंसिलेटर का नाम सजेस्ट कीजिए, एडवाइस कीजिए, या फिर उस इंस्टीट्यूशन को या पर्सन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप 1 और मोर कंसिलेटर डायरेक्टली अपॉइंट कर दीजिए। अभी कमिंग टू सबसेक्शन 1। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, मतलब अगर सबसेक्शन 2 में अपॉइंटमेंट
नहीं हुआ होगा तो सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होता है। सो सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बोलता है कि इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जहाँ पे एक ही कंसिलिएटर है तो दोनों पार्टी मिलके उस कंसिलिएटर का नाम एग्री करेगी। 64(1)(b) बोलता है जहाँ पर दो कंसिलिएटर्स है तो वहाँ पे हर एक पार्टी का अपना अपना एक एक कंसिलिएटर होगा। 61(1)(c) बोलता है कि जहाँ पे तीन कंसिलिएटर्स होंगे तो वहाँ पे हर एक पार्टी अपना अपना एक कंसिलिएटर एग्री करेगी और फिर से दोनों पार्टी म्यूचुअली थर्ड कंसिलिएटर का नाम एग्री करेगी और जो थर्ड कंसिलिएटर होगा वो प्रिसाइडिंग कंसिलिएटर का काम कर। सेक्शन 65 जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें जो कंसिलिएटर है वो पार्टी से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा उसका डिटेल दिया गया है। सो सबसेक्शन 1 बोलता है कि कंसिलिएटर अपॉइंटमेंट होने के बाद हर एक पार्टी से एक ब्रीफ रिटर्न स्टेटमेंट मंगवाएगा। उसमें वो जनरल नेचर ऑफ डिस्प्यूट जो है वो मांगेगा और हर एक पार्टी को बंधनकारक है कि वो अपना स्टेटमेंट दूसरे पार्टी को भी सबमिट करे। नाउ सबसेक्शन 2 वो बोलता है कि कंसिलिएटर हर एक पार्टी से फर्दर रिटर्न स्टेटमेंट मंगवाएगा अबाउट देयर पोजीशन। सो दिस विल बी अ डिटेल्ड स्टेटमेंट। इन दिस डिटेल्ड स्टेटमेंट पार्टीज विल मेंशन द फैक्ट्स एंड द ग्राउंड्स इन सपोर्ट देयर ऑफ। मतलब फैक्ट्स क्या है और वो जो ग्राउंड्स है उस सब फैक्ट को सपोर्ट करते हैं वो सब इसमें आएगा। वंस अगेन पार्टी को ये जो स्टेटमेंट है वो दूसरी पार्टीज को देना बंधनकारक है। सबसेक्शन 3 बोलता है कि इसके अलावा कंसिलिएशन के किसी भी स्टेज पर अगर कंसिलिएटर को लगता है तो वो पार्टी को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है जो उसको ठीक लगती है वो। सो सेक्शन 67 जो है वो कंसिलिएटर के रोल के बारे में बात करता है। सो सबसेक्शन 1 सेज कि जो कंसिलिएटर है उसने इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली ट्राई करना चाहिए कि जो पार्टीज़ है वो अमिकेबली सेटलमेंट की तरफ पहुँचे। सिमिलरली सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो कंसिलिएशन प्रोसेस है इट शुड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, जस्टिस। ये सब करते हुए ही शुड कंसिडर द सर्कमस्टेंसेस जिसके आजू बाजू में वो डिस्प्यूट घूम रहा है, प्रीवियस बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, तो उस बातों का भी उसने ध्यान रखना चाहिए। और सबसेक्शन 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच सेज दैट conciliator may conduct the conciliation proceedings in such a manner as he considers appropriate। जो conciliator है उसको पूरा अधिकार है कि वो conciliator proceedings किस तरह से की जाए, उसका मैनर क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, वो conciliator डिसाइड करेगा। क्योंकि यहाँ पर बाय लॉ बाय एक्ट कहीं पर भी प्रोसेसेस डिफाइन नहीं की गई है कि ये सेट प्रोसेस है, इस चीज़ को ही आपने फॉलो करना चाहिए। सो कंसिलिएटर विल टेक इनटू कंसिडरेशन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो पार्टीज़ है वो क्या चाहती है या फिर पार्टीज़ जो है क्या वो ओरल स्टेटमेंट देना चाहती है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंसिलिएटर जो है वो कंसिलिएशन की स्टेप्स, उसके प्रोसीडिंग्स का तरीका डिसाइड करेगा। सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट इस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पर अगर कंसिलिएटर को लगता है कि यहाँ पर एक प्रपोजल बन सकता है सेटलमेंट का तो वो अपना प्रपोजल पार्टीज़ के सामने रखेगा और वो प्रपोजल राइटिंग में ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस प्रपोजल के साथ में स्टेटमेंट ऑफ रीजंस हो। सेक्शन 68 इट सेज दैट कंसिलिएटर या फिर पार्टीज़ वो किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्सन से एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस ले सकती है। सेक्शन 69 सबसेक्शन 1 वो बोलता है कि कंसिलिएटर जो है वो पार्टीज से आइदर ओरली या फिर इन राइटिंग बात कर सकता है, वो पार्टीज़ के साथ इंडिविजुअली या फिर दोनों पार्टीज़ को साथ में बिठा कर भी बात कर सकता है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर पार्टीज़ ने कोई प्लेस एग्री की है कंसिलिएशन प्रोसेस के लिए तो उस प्लेस पर या फिर अगर कोई ऐसी जगह तय नहीं है तो कंसिलिएटर पार्टी से कंसल्टेशन करके कंसिलिएशन की लोकेशन वेन्यू डिसाइड करेगा। सेक्शन 70 जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। सो एज पर दिस सेक्शन इफ कंसिलिएटर रिसीव्स अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्टी देन ही शैल डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्टी। मतलब अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी पार्टी से तो वो दूसरे पार्टी को इन्फॉर्मेशन देना उसके लिए अनिवार्य है, बंधनकारक है। वो किस लिए? ताकि
उस इन्फॉर्मेशन पे अदर पार्टी को कुछ बोलना है या फिर अदर पार्टी को कुछ ऑब्जेक्शन है तो वो इमीडिएटली बता पाएगा। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, अगर वो पार्टी बोल रही है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, तो कंसिलिएटर दूसरी पार्टी को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। सेक्शन 71 बोलता है कि जो पार्टीज़ है वो कंसिलेटर को कोऑपरेट करेगी, उसने बताई हुई इन्फॉर्मेशन सबमिट करेगी, एविडेंस प्रोवाइड करेगी और वो जो मीटिंग्स उन्हें अरेंज किए वो मीटिंग्स अटेंड करेगी। सेक्शन 72 बोलता है कि जो पार्टी है वो खुद होके सेटलमेंट के लिए सजेशंस दे सकती है, वो सेटलमेंट के तरीके बता सकती है। हमने सेक्शन 67(4) में क्या देखा था कि कंसिलिएटर सेटलमेंट के प्रपोजल्स दे सकता है, और इस सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि पार्टीज सेटलमेंट के तरीके बता सकती हैं। सेक्शन 73 जो है वो सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए बात करता है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एंटायर रिकन्सिलिएशन प्रोसेस इज़ टू रीच टू सर्टन सेटलमेंट, और इसी बारे में सेक्शन बात करता है। तो सब सेक्शन 1 बोलता है कि जब कंसिलिएटर को लगता है कि भाई वहाँ पर सेटलमेंट रीच होने का कोई स्कोप है और उसको लगता है कि ये जो सेटलमेंट वो प्रपोज कर रहा है वो पार्टी को एक्सेप्टेबल हो सकता है, तो वो सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करता है, और वो ड्राफ्ट किया हुआ एग्रीमेंट वो पार्टीज़ को सबमिट करता है फॉर देयर ऑब्जर्वेशंस। उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर पार्टीज़ जो है वो अपना ऑब्जर्वेशन देती है, और जो कंसिलेटर है वो फिर से उस एग्रीमेंट को रीड्राफ्ट या रिफॉर्मुलेट कर सकता है। अगर इस फॉर्मुलेटेड एग्रीमेंट पर या ड्राफ्ट पर पार्टीज़ एग्री होती है तो सारी पार्टीज़ उस एग्रीमेंट पर साइन करती है और उसको अपना एक्सेप्टेंस देती है। सब सेक्शन 3 सेज कि अगर पार्टीज़ उस सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन करती है तो वो सेटलमेंट एग्रीमेंट फाइनल और बाइंडिंग होगा। सो आफ्टर सिग्नेचर कंसिलेटर जो है वो सेटलमेंट एग्रीमेंट को ऑथेंटिकेट करेगा और उसकी कॉपीज़ वो दोनों पार्टीज़ को देगा। नाउ सेक्शन 74 सेज कि जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसका स्टेटस विल बी इक्विवेलेंट टू आर्बिट्रल अवार्ड। सेक्शन 75 बोलता है कि जो मैटर कंसिलिएशन के दौरान सामने आया था वो मैटर कंसिलेटर और पार्टीज़ दोनों भी कॉन्फिडेंशियल रखेंगे अनलेस उसका डिस्क्लोजर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट के लिए ज़रूरी हो। सेक्शन 76 इट टॉक्स अबाउट टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। जैसे हमने पहले ही बताया कि ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, तो इसको हम टर्मिनेट किस तरह से कर सकते हैं। सेक्शन 76A बोलता है अगर पार्टी सेटलमेंट एग्रीमेंट को राज़ी होती है तो जिस दिन वो सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करती है उस दिन हमारा कंसिलिएशन टर्मिनेट हो जाएगा। सेक्शन 76B सेज जब कंसिलेटर एक रिटर्न डिक्लेरेशन देता है आफ्टर कंसल्टेशन विद पार्टीज एंड दिस एफर्ट्स विल नॉट बी जस्टिफाइड इन फ्यूचर, सो उस केस में जिस दिन वो डिक्लेरेशन देता है उस दिन से वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाती है। सेक्शन 76C टॉक्स अबाउट व्हेन पार्टी देमसेल्व्स राइट अ डिक्लेरेशन टू द कंसिलेटर कि भाई अभी इसके बाद में हमारा कंसिलेशन प्रोसीडिंग ख़त्म हो गया, तो जिस दिन इस तरह से डिक्लेरेशन पार्टीज देती है कंसिलेटर को उस दिन से कंसिलेशन ख़त्म हो जाता है। एंड सेक्शन 76D इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को और कंसिलेटर को नोटिस देती है कि भाई इसके बाद हमारा कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स स्टॉप हो जाएगा, तो जिस दिन ये नोटिस या डिक्लेरेशन जाता है उस दिन से कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट होगा। सेक्शन 77 से जब कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं तो उस समय पार्टीज आर्बिट्रेशन में या फिर कोर्ट में नहीं जा सकती एक्सेप्ट उन केसेस में जहाँ पर ज़रूरी हो जाता है फॉर प्रिजर्विंग देयर राइट्स। सेक्शन 78 टॉक्स अबाउट कॉस्ट ऑफ कंसिलिएशन। सब सेक्शन 1 बोलता है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से टर्मिनेट होने के बाद जो कंसिलेटर है वो कॉस्ट को फिक्स करता है और उसकी नोटिस दोनों पार्टीज़ को देता है। सब सेक्शन 2 बोलता है कि इस पर्पज़ के लिए कॉस्ट मतलब क्या। सो कॉस्ट मतलब फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ कंसिलेटर एंड विटनेसेस। अगर किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ली गई है तो उस एक्सपर्ट की फीस, अगर असिस्टेंस लिया गया है जो कि 64(2)B में दिया गया था, दैट इज़ किसी इंस्टीट्यूशन का या पर्सन का असिस्टेंस लिया फॉर अपॉइंटिंग द कंसिलेटर, या फिर असिस्टेंस लिया गया अंडर सेक्शन 68 दैट इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, तो वो जो असिस्टेंस की फ़ीस है सो दैट फीस और एनी अदर एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन रिगार्ड टू कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। तो सबसेक्शन 3 सेज
कि जो कॉस्ट बताई गई है ऊपर, दोज विल बी बोर्न बाय पार्टीज इक्वली अनलेस द सेटलमेंट एग्रीमेंट सेज अदरवाइज। और इसके अलावा मतलब सबसेक्शन 2 में दिए गए कॉस्ट के अलावा अगर कोई पार्टी कॉस्ट इनकर करती है तो वो पार्टी अपना कॉस्ट खुद बेयर करेगी। सो सेक्शन 79 सेज कि जो कंसिलेटर है वो दोनों पार्टी से इक्वल अमाउंट में डिपॉजिट मंगा सकता है। किस चीज़ के लिए? टू इनकर द कॉस्ट विच वर स्पेसिफाइड इन लास्ट स्लाइड अंडर सेक्शन 78(2). सब सेक्शन 2 बोलता है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स वो पार्टी से सप्लीमेंट्री डिपॉजिट मंगा सकता है इन इक्वल प्रोपोर्शन। सब सेक्शन 3 सेज कि जो डिपॉजिट कंसिलेटर ने सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में मंगाया है, अगर वो पार्टी 30 दिन के अंदर पे नहीं करती है तो कंसिलेटर जो प्रोसीडिंग्स है उसको सस्पेंड कर सकता है या फिर टर्मिनेट कर सकता है, और उसका इन्फॉर्मेशन वो दोनों पार्टीज़ को देगा। एज पर सबसेक्शन 4, वंस ही टर्मिनेट्स द कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स तो वो दोनों पार्टीज़ को उसका अकाउंट देगा, और अगर कोई उसके पास में एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है so that he will refund to the parties. Now section 80 is very important section. So it starts with unless otherwise agreed by the parties. मतलब parties can agree otherwise also. So 80A says the conciliator shall not act as an arbitrator or representative or counsel of a party in any arbitral or judicial proceedings. मतलब जो conciliator है वो किसी भी आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। नाउ 80B सेज द कंसिलेटर शैल नॉट बी प्रेजेंटेड बाय पार्टीज एज अ विटनेस इन द आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कि जो कंसिलेटर है वो जब आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बात जाती है तो वहाँ पर वो किसी भी पार्टीज के लिए एज अ विटनेस नहीं जा सकता। सेक्शन 81 टॉक्स अबाउट एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन अदर प्रोसीडिंग्स। जो कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स में मैटर डिस्कस हुए हैं या एविडेंस दिए गए हैं वो एविडेंसेस आप आर्बिट्रेशन में या कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते। 81A सेज द व्यूज़ एक्सप्रेस्ड और सजेशंस मेड बाय अदर पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब ड्यूरिंग कंसिलेशन प्रोसेस अगर किसी पार्टी ने सेटलमेंट के लिए प्रपोजल दिया होगा, सजेशन दिया होगा, तो वो सजेशन आप आर्बिट्रेशन में या कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते अगेंस्ट दैट पार्टी। 81B सेज एडमिशन मेड बाय अदर पार्टी इन द कोर्स ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स। तो ड्यूरिंग द कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स अगर किसी पार्टी ने एडमिशंस की है तो एडमिशंस आप वो सब्सिक्वेंट आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यूज नहीं कर सकते। 81C से जो कंसिलेटर ने प्रपोजल्स दिए थे सेटलमेंट के लिए वो आप नहीं यूज़ कर सकते। और 81D says the fact that other party had indicated its willingness to accept the proposal for settlement made by the conciliator। मतलब जो कंसिलेटर ने सेटलमेंट प्रपोजल दिया था और अगर किसी पार्टी ने उसको विलिंगनेस शो किया कि यस दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, तो ये फैक्ट आप आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज़ नहीं कर सकते। ऑन लाइटर नोट वी कैन से व्हाट हैपन्स इन कंसिलिएशन स्टेज इन कंसिलिएशन। सो आई होप फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो से आपको कंसिलिएशन समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। थैंक्स फॉर लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।